नमस्कार साथियों, मैं पल्लवी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी वाली चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण संपादकीय। बड़े और ठोस सुधारों का इंतजार। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने यह रेखांकित किया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। लेकिन यदि विकसित भारत के लक्ष्य को सचमुच पाना है तो इन चुनौतियों से पार पाना होगा, और चुनौतियों से पार तभी पाया जा सकता है जब अमूलचूल सुधार किए जाएंगे और उन पर तेजी से अमल भी किया जाएगा। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिलेगी, लेकिन देखना यह है कि सभी आवश्यक सुधार हो पाते हैं या नहीं। क्या यह उम्मीद की जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में व्यापक सुधारों की घोषणा करेंगी? वास्तव में केवल बजट में ही कुछ बड़े और बुनियादी सुधारों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सुधारों का सिलसिला कायम रहना चाहिए। इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि आर्थिक विकास को केवल सरकारी प्रयासों से गति नहीं दी जा सकती। आर्थिक सर्वेक्षण साफ तौर पर यह कह रहा है कि विकास को अपेक्षित गति देने के लिए निजी क्षेत्र को अपनी सक्रियता दिखानी होगी। विश्व भर में आर्थिक मोर्चे पर जैसी उथल-पुथल हो रही है और अनिश्चितता का जैसा वातावरण है, उसमें सरकार और निजी क्षेत्र को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। निजी क्षेत्र उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसते हुए नहीं दिख रहा है जो अर्थव्यवस्था के समक्ष है। जब आर्थिक समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि निजी क्षेत्र अब केवल एक भागीदारी नहीं, बल्कि 7% से अधिक की विकास दर को बनाए रखने के लिए मुख्य इंजन है, तब उसे इसी भूमिका में आना होगा और देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने के साथ शोध एवं विकास में निवेश करना होगा। उसे तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ना होगा और उत्पादकता के मामले में भी सुधार करना होगा। इससे ही हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय बनेंगे और उनकी विश्व में मांग बढ़ेगी। आज ऐसा नहीं है, और इसी कारण आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि कई आयात अवांछनीय हैं। अब देश में उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस पर गौर किया जाए कि आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दोयम दर्जे की गुणवत्ता की वस्तुएं बनाने वालों को संरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। यदि वे प्रतिस्पर्धी नहीं बनते तो उन्हें संरक्षण देना समस्या को बढ़ाना ही है। आज जब स्वदेशी की बातें हो रही हैं, तब उस सामग्री के आयात का कोई औचित्य नहीं जिसे देश में निर्मित किया जा सकता है। देश की आर्थिक सूरत बदलने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें भी आर्थिक माहौल बदलने के लिए वैसी ही तत्परता दिखाएं जैसी केंद्र सरकार दिखा रही है। उद्योग धंधों का विकास तभी हो सकता है जब राज्य सरकारें अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ करती दिखेंगी। अभी 3-4 राज्य ही इसमें शामिल दिखते हैं। कई तो ऐसा दिखाते हैं जैसे देश का आर्थिक विकास करना और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना केवल केंद्र सरकार का काम है। यह भी ठीक नहीं कि राज्य सरकारें आर्थिक मामलों में राजनीति करती दिखें। कुछ राज्य सरकारें जिस तरह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने को लेकर लापरवाह दिखती हैं, वह शुभ संकेत नहीं। जैसे केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी नौकरशाही आर्थिक विकास की बाधाओं को दूर करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करे, वैसे ही राज्य सरकारों को भी अपनी नौकरशाही के रुख रवैये को बदलना होगा। आज नौकरशाही अड़ंगे लगाने और उद्योग व्यापार जगत को हतोत्साहित करने के लिए भी अधिक जानी जाती है। उसके ऐसे ही रवैये के कारण कारोबारी सुगमता केवल कागजों पर ही बेहतर नजर आती है। सच यह है कि नए उद्योग धंधे लगाना अभी भी जटिल और समय खपाऊ बना हुआ है। नौकरशाही के प्रतिकूल रवैये के कारण अपने देश में विकास के कई काम इस तरह होते हैं कि उनसे संसाधनों की बर्बादी होती रहती है। यह भी एक तथ्य है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। औसत नौकरशाहों का
रवैया खुद को माई बाप बना मानने वाला है। जवाबदेही के अभाव के चलते स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक समीक्षा में उद्यमी राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख किया गया है, उसकी पूर्ति तब होगी जब शासन प्रशासन के लोग पारंपरिक तरीके से काम करने के बजाय तेजी से निर्णय लेंगे, जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करेंगे और नवाचार को बढ़ावा देंगे। अनिश्चितता के दौर में ऐसा करना और भी आवश्यक हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रवृत्ति का अभाव ही दिखता है। नौकरशाही में जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि जहां उसे बेवजह की कानूनी प्रक्रियाओं से बचाने के उपाय किए जाएं, वहीं भ्रष्टाचार को सहन न किया जाए। एक लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि शहर आर्थिक विकास के इंजन है, लेकिन अपने देश में शहरी ढांचे में कोई उल्लेखनीय सुधार आने के बजाय वह चरमराता हुआ ही दिखता है। यह समझने में देर नहीं की जानी चाहिए कि केवल फुटपाथ ठीक करने या 2-4 फ्लाईओवर बना देने से शहरों का ढांचा सुधरने वाला नहीं है। अभी शहरी विकास के नाम पर ऐसे ही काम हो रहे हैं और इसी कारण आर्थिक समीक्षा में शहरों के असंतुलित विकास पर चिंता व्यक्त की गई है। शहरों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए जिससे आधारभूत ढांचे का विकास होने के साथ ही शहरी जीवन सुविधाजनक हो। ऐसे माहौल में ही शहरों में उद्योग धंधे सही तरह विकसित होंगे। आर्थिक समीक्षा जिन अन्य अनेक चुनौतियों को इंगित कर रही है, उनमें प्रमुख है कृषि की उत्पादकता न बढ़ना। कृषि क्षेत्र में जिन व्यापक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है, उनकी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। यह पूर्ति केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर करनी होगी। इससे ही विकास दर को 7% से अधिक रखा जा सकता है। यदि देश को विकसित बनाना है तो विकास दर को 8% के करीब ले जाना होगा। चूंकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए वे बजट का मोहताज नहीं रहने चाहिए। बड़े और ठोस सुधार करने में देरी का कोई औचित्य नहीं। हवा का रुख भांपने की कला। हास्य व्यंग। कहते हैं जिनको दूसरों को धोखे में रखने की कला आती है, इस दुनिया में सफलताएं उनके चरण चूमती है। इस चरण चूमने से याद आया कि सत्ता के लाभार्थियों में भी पहला गुण यही पाया जाता है कि वे अपने मतलब से किसी के पांवों में बिछ जाया करते हैं। सत्ता के लाभार्थी की खास बात यह होती है कि वह सत्ता को एक ऐसी फसल समझता है जिसे उगाने में जनता का खेत इस्तेमाल होता है और उसमें राजनीतिक दलों की खाद पड़ा करती है। इस फसल को वे लोग काट ले जाते हैं जिनके हाथों में अवसरवाद की हाशिया हुआ करती है। सत्ता के असली लाभार्थी वही होते हैं जिनको राजनीति के गलियारों की गंध को दूर से ही सूंघने की जन्मजात प्रतिभा मिली होती है। मौका परस्त लोग मौसम नहीं देखते, दिशा नहीं देखते, बस यह देखते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। इन लाभार्थियों की यह भी विशेषता होती है कि इन्हें किसी भी विचारधारा से एलर्जी नहीं होती। इनकी जेब में स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सिद्धांत होते हैं, जो सत्ता के आते ही स्थायी बन जाते हैं और सत्ता के जाते ही अस्थायी। कल तक जो मुद्दा राष्ट्र निर्माण का आधार था, आज वही राष्ट्रघाती हो जाता है। इतना ही नहीं, कल तक जो विचार देश की रीढ़ तोड़ रहा था, आज वही रीढ़ की हड्डी कहलाने लग जाता है। इनकी रीढ़ इतनी लचीली होती है कि योग गुरु भी देखकर चकित रह जाएं। इस श्रेणी के लोग अपने दोनों कान खड़े रखते हैं। इनको गजब की सूंघने की कला भी मिली रहती है, इसलिए इनका सामाजिक जीवन बड़ा ही सक्रिय मिलता है। ऐसे लोग सुबह किसी एक माननीय के नाम से अपना दिन शुरू करते हैं और देर रात दूसरे माननीय से मुलाकात पर समाप्त करते हैं। इनके मोबाइल में संपर्क नहीं, संभावनाएं सेव कर रहती हैं। जैसे ही सत्ता बदलती है, इनके फ़ोन की रिंगटोन बदल जाती है, वॉलपेपर बदल जाता है और लॉयल्टी का वर्जन अपडेट हो जाता है। इतना ही नहीं, इनका पहनावा भी सत्ता सापेक्ष होता है। अगर सत्ता सादगी चाहती है तो कुर्ता पैजामा, विकास की मांग होती है तो कोट बूट और जागरूकता की डिमांड होती है तो इनके झोले में कैमरा मिलता है। ऐसे प्राणी तस्वीर में पीछे खड़े होकर भी सामने दिख जाते हैं, क्योंकि कैमरा इन्हें पहचानता है। फोटो में हाथ जोड़कर खड़े मिलते हैं तो समझ लीजिए प्रस्ताव तैयार है, और हाथ हिलाते दिखें तो शर्तिया इनका निवेदन पास हो चुका है। रोचक दृश्य तो तब होता है जब सत्ता बदलती है। लाभार्थी पहले परेशान होते हैं, फिर सक्रिय। पुराने फोटो गैलरी से हटाते हैं, नए फोटो तैयार करते हैं।
कुछ तो इतने कुशल होते हैं कि शपथ ग्रहण के मंच के पीछे ही दिख जाते हैं। सत्ता के लाभार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इन्हें हर विषय का संक्षिप्त ज्ञान, गहन ज्ञान होता है। प्रश्न पूछो तो उत्तर पहले से तैयार, बस पार्टी का नाम बदल दो, तर्क वही रहेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि सत्ता के लाभार्थी कभी लाभ स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, मैं तो बस देश सेवा कर रहा हूँ। सेवा करते करते प्लाट मिल जाए, ठेकेदारी मिल जाए या सलाहकार की कुर्सी मिल जाए तो यह सब संयोग है। वास्तव में लाभार्थी सत्ता के नहीं होते, सत्ता लाभार्थियों की होती है। ये लोग सत्ता में नहीं होते, सत्ता इनके आसपास होती है। जैसे शादी में दूल्हा नहीं, लेकिन दूल्हे का जीजा हर फोटो में मौजूद रहता है। सत्ता बदली तो मंत्री बदले, मगर लाभार्थी वही रहते हैं। ये लोग सभी की सभा में ताली बजाते हैं और सत्ता की धूप में छाया की मानिंद चलते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य खोलेगा नया टेलीस्कोप। अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में झांकने के लिए मानवता ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। नासा का नया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अब लगभग तैयार है और हाल में इसकी पहली परीक्षण तस्वीरें भी जारी की गई हैं। यह शक्तिशाली अंतरिक्ष वेधशाला खगोल विज्ञानियों को बाहरी ग्रहों, एक्सोप्लैनेट की खोज, मिल्की वे आकाशगंगा का विस्तृत नक्शा बनाने और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में नई दृष्टि देगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमय शक्तियों की प्रकृति पर भी रोशनी डालेगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 के बाद यह नासा की तीसरी बड़ी अंतरिक्ष वेधशाला होगी। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर होने का गौरव प्राप्त है। रोमन टेलीस्कोप लगभग 12.7 मीटर लंबा और 4166 किलोग्राम वजनी है। इसका निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। प्रक्षेपण के बाद इसे पृथ्वी से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थापित किया जाएगा। यह ऐसा संतुलित गुरुत्वीय बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक स्थिर स्थिति बना देता है। यही कारण है कि जेम्स वेब, गाइया और यूक्लिड जैसे उन्नत टेलीस्कोप भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रोमन टेलीस्कोप 6 बड़े और पैनलों से संचालित होगा, जो इसे आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेंगे। मिशन के पहले 5 वर्षों में इससे 1 लाख से अधिक बाहरी ग्रहों, लाखों तारों और अरबों आकाशगंगाओं के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके लगा वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट 2.4 मीटर के दर्पण से जुड़ा 288 मेगापिक्सल का अत्याधुनिक कैमरा है। यह इंफ्रारेड प्रकाश में बेहद उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें ले सकेगा, जिससे ब्रह्मांड के दूरस्थ और धुंधले हिस्से भी स्पष्ट दिखेंगे। रोमन का एक लक्ष्य मिल्की वे के केंद्र का विस्तृत नक्शा तैयार करना है। साथ ही यह गैलेक्सी क्लस्टर और कॉस्मिक वाइड्स जैसी संरचनाओं का भी अध्ययन करेगा, जिससे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने में मदद मिल सकती है। इस टेलीस्कोप की खास ताकत इसका कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, जो दूर के तारों की चमक को रोककर उनके आसपास छिपे ग्रहों की तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। अब तक लगभग 30 वर्षों में करीब 6000 बाहरी ग्रह खोजे गए हैं, लेकिन रोमन से मात्र 5 वर्षों में इससे 15 गुना अधिक खोज की उम्मीद है। हालांकि इसका आधिकारिक प्रक्षेपण मई 2027 के लिए निर्धारित है। वर्तमान प्रगति को देखते हुए इसे पहले भी लॉन्च किया जा सकता है। स्पष्ट है कि रोमन टेलीस्कोप सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की दिशा में मानव जिज्ञासा का अगला बड़ा अध्याय है। कैसे बहुरेंगे दिन। विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता, विशेष रूप से बिहार के प्रभारी कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावुरु की रणनीति को काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। राजनीतिक नब्ज समझने की बजाय मैनेजमेंट के जरिए चुनावी सफलता हासिल करने की उनकी कार्यशैली पर चुनाव के दौरान ही सवाल उठे थे। चुनाव बाद कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के लिए प्रभारी समेत प्रदेश टीम बदलने की आवाज़ जोर शोर से उठी, लेकिन करीब 3 महीने बाद भी
एआईसीसी में इस पर मंथन की कोई सुगबुगाहट नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते राज्य में पार्टी की जमीनी हालात की समीक्षा हाईकमान ने पुरानी टीम के साथ ही की। इस पर राज्य के नेता और कार्यकर्ता साफ कहते कहते सुने गए कि दुर्गति कराने वाले पुराने रणनीतिकारों के भरोसे कांग्रेस के दिन बहुरने वाले नहीं हैं। एक वरिष्ठ नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि अल्लाह से कितनी उम्मीद बची है। यह किसी से समझा जा सकता है कि चुनाव बाद पहली बार पटना एयरपोर्ट पर जब वे उतरे तो उन्हें रिसीव करने एक कार्यकर्ता तो दूर उनकी परछाई भी नहीं पहुंची। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने वहां पहुंचकर नाक बचाई। माइक चेकिंग। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए इस साल फिर से समय से पहले पहुंच गए। पिछले साल भी वे निर्धारित समय पर पहुंचे थे तो कई पत्रकार उनकी शुरुआती टिप्पणियों से वंचित रह गए थे, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित समय पर शुरू होने की कोई ठोस परंपरा नहीं थी। दिलचस्प यह रहा कि इस बार आर्थिक सलाहकार निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। तब माइक वगैरह की टेस्टिंग का काम चल रहा था। ऐसे में सीए खुद ही तैयारियों में हाथ बटाते हुए माइक टेस्ट कराने लगे। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रेजेंटेशन भी उन्हें ही देना था, इसलिए माइक सही से काम कर रहा है या नहीं, इसे लेकर वे पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहते थे। खेल टाइमिंग का। पिछले दिनों कोर्ट में कोलकाता में हाल में हुई ईडी की रेड से जुड़े एक केस की सुनवाई चल रही थी। राज्य की सत्ताधारी पार्टी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बंगाल के चुनाव से पहले रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां रेड डाली गई वहां पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज और जानकारियां थी। जिस कोयला घोटाले की जांच की बात ईडी कह रही है उसमें तो 2024 के बाद से कुछ नहीं हुआ, तो अभी चुनाव के दौरान ऐसी क्या जल्दी थी। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने आरोप को नकारा। तभी न्यायाधीश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग चुनाव के दौरान होती है तो उसमें उनकी क्या गलती है। खैर, दलीलें आगे चलती रहीं, लेकिन सभी को स्पष्ट हो चुका था कि सारा खेल टाइमिंग का है, जिसे हर व्यक्ति अपने हिसाब से परिभाषित करता है। बड़ी उलझन है। बिहार की राजनीति में विरासत पर विमर्श चल रहा है। तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाकर राजद ने काफी हद तक अपनी उलझन सुलझा ली है, लेकिन जेडीयू अभी भी असमंजस में है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए पार्टी में कई नेता कतार में हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के पक्ष में भी हैं, मगर नीतीश कुमार परिवारवाद के पक्ष में राजी होंगे, इसको लेकर संदेह है। इसलिए असमंजस और गहरा हो जाता है कि जब निशांत नहीं तो फिर कौन। दौड़ में कई नाम हैं। राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा का जुड़ाव जेडीयू से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि जेडीयू के साथ मिलकर आगे की राह तलाशी जाए, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी बागी नेताओं की तरजीह देने के पक्ष में नहीं है। नतीजन जेडीयू की यह राजनीतिक उलझन फिलहाल जस की तस बनी हुई है। घुसपैठियों का निष्कासन। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों का मामला उठाया। घुसपैठियों को निकालने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए उन्हें मतदाता सूचियों से बाहर किया जाएगा और फिर जब राज्य में भाजपा सरकार बन जाएगी तब उन्हें निकाल दिया जाएगा। यह ठीक है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही अनेक बांग्लादेशी अपने खिलाफ कार्रवाई होने से आशंकित होकर अपने देश लौट गए थे, लेकिन इसमें संदेह है कि एसआईआर के माध्यम से उन सब की सही तरह पहचान हो पा रही है। इसी कारण ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है वहां कितने घुसपैठियों की पहचान हो सकी है। इसके पहले असम गए गृह मंत्री ने यह कहा था कि राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाए तो हम उन्हें चुन चुन कर निकाल देंगे। अच्छा हो कि यह समझा जाए कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए किसी ठोस एवं प्रभावी प्रक्रिया की आवश्यकता है।
यह सही समय है कि बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अवैध तरीके से आए अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC शुरू किया जाए। ऐसे किसी उपाय के जरिए ही उन्हें देश से बाहर करने में सफलता मिलेगी। इस उपाय को वैधानिक स्वरूप दिया जाना आवश्यक है ताकि कोई राजनीतिक दल किसी भी तरह का अड़ंगा न लगा सके। अतीत में NRC लाने की चर्चा तो हुई, लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा सका। अब इसमें देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में बसते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू तक में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। वे राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी हासिल कर ले रहे हैं और फिर उनके आधार पर मतदाता पहचान पत्र से लैस हो जा रहे हैं। ऐसा करके वे भारतीय नागरिक बन जा रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है। इसकी अनदेखी न की जाए कि असम और बंगाल के कई निर्वाचन क्षेत्रों में छल छद्म से मतदाता बन गए घुसपैठिए चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने के काम को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि कई राजनीतिक दल उन्हें अपना वोट बैंक बनाने को तत्पर रहते हैं। यह एक तथ्य है जो ममता बनर्जी कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खड़ी थी, वे अब उनके बचाव में हैं और इसी कारण बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए केंद्र सरकार को जमीन देने में आनाकानी कर रही हैं। भ्रष्टाचार का घुन। पंजाब के अलग अलग विभागों में तैनात कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से रिश्वत लेने का मामला अत्यंत गंभीर है। पुलिस विभाग के कई अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मामले रुक नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला मोहाली में एक ASI द्वारा केस को खत्म करने के लिए रिश्वत मांगने का है। पुलिस विभाग को हाई कोर्ट की ओर से भी कई बार फटकार लगाई जा चुकी है। कभी NDPS केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी जाती है, तो कभी छोड़ने के लिए। कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की घटिया कारगुजारी के कारण पूरे विभाग की बदनामी होती है। पुलिस के पास लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं, लेकिन जब वहां रिश्वत मांगी जाती है तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वास्थ्य विभाग में भी रिश्वत लेने का मामला चिंताजनक है। जगरांव में SMO एवं क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान रिश्वत ले रहे थे। 25 डिस्पेंसरियों में तैनात 125 कर्मचारियों से रिश्वत लेने की बात सामने आई। यदि किसी डिस्पेंसरी का कर्मचारी रिश्वत दे रहा है तो स्वाभाविक है कि वह इसकी भरपाई करेगा, जिससे अनियमितता बढ़ेगी। ऊर्जा। उद्धार शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई भक्त आपातकाल में आत्मरक्षार्थ परमात्मा को दीन भाव से पुकारता है। उद्धार पद में भक्त की लाचारी मिश्रित आंतरिक वेदना का भाव अधिक होता है। सांसारिक दुखों से उत्पन्न यह घनीभूत पीड़ा एकनिष्ठ भक्ति में परिवर्तित होकर परमात्मा को जीव के उद्धार के लिए विवश कर देती है। उनका प्रण भी है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। द्रौपदी और गजराज उदाहरण हैं। उद्धार का यह अर्थ आध्यात्मिक संदर्भ में जितना प्रासंगिक है, लौकिक संदर्भ में कहीं उससे अधिक। त्रिविध तापों के कारणभूत काम, क्रोध आदि विकारों के ग्राह मानव को निरंतर आकृष्ट करते हैं। आकर्षण इतना लुभावना और प्रभावी होता है कि धैर्यवान भी मुश्किल से बच पाते हैं। सामान्य जन तो इनके वशवर्ती होकर विविध दुर्व्यसनों में से ग्रस्त हो जाते हैं। जीवन अहंकार पूर्ण होने से न विनम्रता आ पाती है, न विवेक का जागरण। गुरुजनों का बोध भी मन को नहीं भाता। चतुर्दिक अज्ञान का आवरण होने से व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन विषाक्त हो जाता है। जब तक इन विकारों से उद्धार नहीं होता, जीवन में शांति नहीं मिलती। इसके लिए आत्मिक दृढ़ता के साथ दीन भाव से याचना आवश्यक होती है, किंतु यह याचना परमात्मा से नहीं, अंतरात्मा से करनी होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, मानव को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार संसार में यदि करोड़ों राम, कृष्ण, बुद्ध जन्म ले लें तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, जब तक तुम स्वयं इसके लिए खड़े नहीं होगे। अतः सांसारिक बुराइयों के निर्वाणार्थ अपने दुर्गुणों से उद्धार की जरूरत है, जो भगवत प्रार्थना से नहीं, आत्मिक
दृढ़ता से संभव है। स्वयं से स्वयं का उद्धार कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। अभी हमने पढ़ा विचार, अब पढ़ते हैं हम विमर्श। विमर्श के कुछ मुख्य लाइनों को मैं आपको बताती हूँ। लेखक संघों के मुखौटे का उतरा रंग। हमारे देश में कई लेखक संगठन हैं। हालांकि बाहरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये संगठन स्वायत्त हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि परोक्ष रूप से ये किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध होते हैं। इन संगठनों से जुड़े लोग राजनीतिक बयानबाजी भी करते रहे हैं और इसका लाभ भी उठाते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे कई बौद्धिक प्रकोष्ठ बनाए हैं जिनमें लेखकों को कल्याण के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि वे अपने राजनीतिक आकाओं की लक्ष्य प्राप्ति का वातावरण निर्मित करने में जुटे रहते हैं। इस बीच प्रगतिशील लेखक संगठन ने पूर्व पुलिस अधिकारी और कुलपति विभूति नारायण राय को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से संगठन से जुड़ी तमाम विसंगतियों के बारे में लोग जान पा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की प्रतिष्ठा। पुरस्कार मानव सभ्यता एवं संस्कृति की एक प्राचीन एवं अविच्छिन्न परंपरा है। आदिकाल से ही मानव समाज को सुसंस्कृत बनाने एवं उसे सहज स्वास्थ्य बनाने के दिए जाने वाले ये पुरस्कार सामाजिक अभिज्ञान के द्योतक होते आए हैं। समय के साथ पुरस्कारों का स्वरूप बदला। आधुनिक युग में नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि ने इसे व्यवस्थित और वैश्विक रूप दिया। इन पुरस्कारों के साथ आने वाली अपेक्षित जिम्मेदारी, दायित्वबोध और सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्हें सावधानी के साथ जीवन निर्वाहन करना होता है। इस बीच हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में एक असामान्य घटना घटी, जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता और 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिन मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। मचाडो ने इसे ट्रंप के वेनेजुएला की स्वतंत्रता के प्रति अद्वितीय प्रतिबद्धता की मान्यता के रूप में वर्णित किया। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इस नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा न केवल पाले हुए हैं, बल्कि इसके लिए अन्य प्रयासों के अलावा धमकाने तक का कार्य कर चुके हैं। वहीं नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति ने मारिया कोरिन मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार देते हुए कहा था, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने की उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आश्चर्य तब हुआ जब मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप के हाथों सौंप दिया। पुरस्कार घोषणा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाक संघर्ष, ईरान इजराइल टकराव आदि समाप्त करवाने के बड़े बड़े दावे किए और अपने लिए शांति पुरस्कार की खुलकर मांग की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कथनी और करनी के फर्क को बहुत आसानी से सबके द्वारा समझ लिया जाता है। फिर नोबेल पुरस्कार समिति कैसे न समझती। यह घटना न केवल राजनीतिक रणनीति का उदाहरण है, बल्कि नोबेल पुरस्कार की प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच टकराव को उजागर करती है। समिति की अनुशंसा को क्या मचाडो ने ध्वस्त करने का काम नहीं किया। अहिंसक संघर्ष के लिए प्राप्त इस पुरस्कार को दुनिया को एक के बाद एक युद्ध के साये में ढालने वाले ट्रंप को यह पुरस्कार देकर मचाडो ने नोबेल पुरस्कार को सम्मान की दृष्टि से देखने वाले अनगिनत जनसमूह को निराश एवं हताश ही तो किया है। पुरस्कार की गरिमा, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को निश्चित ही इससे गहरा धक्का लगा है। मचाडो ने अपने देश में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए या ट्रंप की खुशामद करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार के वैश्विक सम्मान एवं उसकी पूरी परिकल्पना का अपमान किया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जब स्वयं को भाग्य विधाता समझने लगते हैं, आम जन के समक्ष मसीहा मानने लगते हैं और संघर्षों का प्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं, तो प्राप्त हुआ पुरस्कार को दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह दांव उन्हें सरकार और संस्थाओं से भी बड़ा बना देगा। पूर्वोत्तर में संघ का महती योगदान। बात 11 दिसंबर 2019 की है। रात के 9:30 बजे असम के डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के कार्यालयों को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का विरोध करती एक भीड़ ने आग लगा दी। यह घटना पूर्वोत्तर में संघ की मौजूदगी के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं के सामने आए खतरों के बारे में बताती है। रोहिन देब और नबारुन बरुआ ने अपनी पुस्तक फ्रॉम फ्रंटियर्स टू द हार्टलैंड ए सेंचुरी ऑफ संघ परिवार इन द नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में संघ परिवार के सफर का विस्तृत ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि कैसे संघ ने असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में जटिल जातीय भाषाओं और धार्मिक विविधता वाली भूमि पर न केवल जनहित राष्ट्रहित में काम किया बल्कि उन्हें अपना बनाने में भी सफलता पाई। लेखकों ने मौखिक कहानियों, किस्सों और सीधे रिसर्च से जानकारी लेकर यह बताया कि कैसे संघ परिवार, जिस प्राय केंद्रीकरण की ताकत के रूप में देखा जाता है, ने पूर्वोत्तर में काम किया, जिसके लिए उसके कार्यकर्ताओं प्रचारकों ने अपनी आहुति दी। हमले सहे पर भारत और भारतीयता को वहां से उजड़ने नहीं दिया। राज के अंधेरे दिन से शुरू हुई यह पुस्तक बताती है कि स्वतंत्रता के बाद के दौर में किस तरह केंद्र की नीतियों ने पूर्वोत्तर में अविश्वास और अलगाववादी की चुनौतियां खड़ी की। नगा संकट का विस्तार से जिक्र करते हुए लेखकों ने 1951 से नगा नेशनल काउंसिल द्वारा आयोजित जनमत संग्रह और 1952 के चुनावों के बहिष्कार का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि केंद्र के 9 सूत्री समझौते जैसे प्रयास और नगा नेताओं की स्वतंत्रता की मांग ने पूरे क्षेत्र में अविश्वास की नींव रखी। संघ के लिए यह सर्वाधिक विरोधी माहौल था, लेकिन 1971 के युद्ध और इसके बाद लागू आपातकाल ने संघ को नए अवसर दिए। आपातकाल के दौरान संघ से संबद्ध कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और दमन ने लोकतंत्र की बहाली के लिए एक साझा मंच बनाया। इन हालात ने जनसंघ और बाद में भाजपा को मजबूती प्रदान की। पुस्तक का बड़ा हिस्सा 1979-1985 के बीच चले असम आंदोलन पर केंद्रित है। आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में यह आंदोलन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के विरुद्ध था, जिनका प्रमुख नारा था पता लगाना, नाम हटाना, निर्वासित करना। वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश में शरणार्थियों की घुसपैठ ने असमियों पहचान को खतरे में डाला। संघ ने इसे सांस्कृतिक संरक्षण का न्यायपूर्ण संघर्ष माना और इस आंदोलन को अपना वैचारिक संगठनात्मक समर्थन दिया। बावजूद इसके उसे इस जुड़ाव की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेखकों ने बताया है कि संघ की सफलता की कुंजी उसकी सेवा और सांस्कृतिक अनुकूलन की रणनीति है। उससे संबद्ध विवेकानंद केंद्र विद्यालय इसका प्रमुख उदाहरण है। वर्ष 2000 तक इस केंद्र ने इस क्षेत्र में 350 स्कूल स्थापित कर दिए थे, जो शिक्षा की कमी को पूरा करते हुए संघ के मूल्यों को प्रसारित करते थे। इसी तरह ईसाई मतांतरण को सांस्कृतिक खतरा मानकर विश्व हिंदू परिषद ने स्वदेशी के संरक्षण की पहल की। पुस्तक का अंतिम अध्याय 2013 से 14 के काल को इसे क्षेत्र की भाग्य से मुलाकात करार देता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने संघ के दशकों को पुराने नेटवर्क का लाभ उठाया। यह विजय केवल चुनावी नहीं बल्कि परिश्रम और तपस्या का परिणाम थी। लेखकत्व ने इस क्षेत्र के लोगों के बीच बाहरी और संशय से भरे एक संगठन से संघ के स्थानीय परंपराओं और जातीय विविधता से में समाहित शक्ति बन जाने की प्रक्रिया को तथ्यात्मक ढंग से लिखा है। आतंकवाद के विरुद्ध प्रहार। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस ऐतिहासिक परेड की थीम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आधारित रही। कर्तव्य पथ पर परेड में आकर्षण का केंद्र ऑपरेशन सिंदूर की भव्य झांकी रही। यह झांकी 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को याद दिलाती है। इस हमले में कई भारतीय महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया था। इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी जड़ों पर प्रहार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता का परिचायक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का विश्वास भारतीयों को दिलाया है और संपूर्ण विश्व को भी यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस पुस्तक में आतंकवाद के विरुद्ध भारत की बदलती रणनीति, सामरिक स्पष्टता, वैश्विक एकजुटता, रक्षा सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत के बदलते परिदृश्य को व्यापकता से समझाया गया है।
पुस्तक में पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत द्वारा 6 से 7 मई 2025 की मध्यरात्रि को की गई सैन्य कार्रवाई के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच सैनिक संघर्ष की स्थिति को रेखांकित किया गया है। पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर नवीन पद्धति का उदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, कार्य पद्धति और उसके प्रभाव तथा परिणाम का गहनतापूर्वक विश्लेषण किया गया है। भारत का सांस्कृतिक कोश। भारत को समझना एक देश को जान लेने से कहीं अधिक है। यह एक निरंतर प्रवाहित होती सभ्यता की धड़कन को महसूस करने जैसा है। यह संस्कृति कोई स्थिर परिभाषा नहीं, एक अनुभूति है जो भाषा, आस्था, कला, विज्ञान, लोकाचार और दैनिक जीवन की सहज लय में स्वाभाविक रूप से सांस लेती है। इस विराट, बहुस्तरीय और लगभग अंतहीन सांस्कृतिक विस्तार को एक पुस्तक में समेट पाना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु चैम्बर्स एसेंशियल गाइड टू इंडियन कल्चर में इसे बखूबी अंजाम दिया गया है। पुस्तक स्पष्ट करती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता कोई अव्यवस्थित बिखराव नहीं, अपितु ऐसी सृजनात्मक शक्ति है जो देश की सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए भारतीय संस्कृति की समग्र पहचान गढ़ती है। यह यात्रा आस्था से शुरू होती है, क्योंकि भारतीय समाज में धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, जीवन दर्शन है। मिथिक और किंवदंती सामाजिक मूल्यों और सामूहिक स्मृति के संवाहक के रूप में प्रस्तुत होती है। भारतीय दर्शन से होते हुए हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं। युद्ध, राजवंश और सत्ता परिवर्तन राजनीतिक घटनाओं से परे समझने का माध्यम बनते हैं कि सामाजिक सूचनाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां किस प्रकार आकार लेती गई। नृत्य और समुद्राएं, संगीत और वाद्य यंत्र, रंगमंच और कठपुतली कला, चित्रकला और स्थापत्य सभी भारतीय अभिव्यक्ति की जीवांत परंपराएं हैं जो भाव और सौंदर्य बोध को रूप देती हैं। प्राकृतिक संसार के साथ भारतीय संबंधों पर केंद्रित भाग गहरी सांस्कृतिक दृष्टि प्रदान करता है। प्रकृति को माता के रूप में देखने की भावना, पर्यावरण के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का सोच यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य और प्रकृति का संबंध उपयोग का नहीं बल्कि सहभागिता का रहा है। आभूषण, वस्त्र और परिधान दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता एक संवाद में विकसित होती रही है। प्रस्तुत ग्रंथ भारतीय संस्कृति के मूल विचार, अवधारणाओं और शब्दावली के समीप ले जाकर केवल घटनाओं या परंपराओं की जानकारी भर नहीं देता, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, संदर्भ और भावनाओं को समझने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। एक अनिवार्य और संग्रहणीय ग्रंथ। आशा करती हूँ कि आपको यह क्लिप पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को सुनने व पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।